अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की किस्त को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नावल पसंद आ रही है तो कमेंट में अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब आइए चलते हैं, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अंदर आयशा ने बहुत मुस्तैदी से काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने टिश्यू रोल लिया और बहुत सा टिश्यू अच्छे से हया के सर पे इस जगह लपेटा जहां वैक्स गिरी थी। फिर ऊपर से उसने हेयर ड्रायर चला दिया। तेज गर्म हवा टिश्यू से गुजर कर उसके बालों को छूने लगी। आयशा इस तरह हया के सिरहाने कारपेट पे घुटनों के बल बैठी हेयर ड्रायर पकड़े इसके बालों के करीब आगे पीछे कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू तले जमी वैक्स पिघल कर टिश्यू में जज्ब होने लगी। जैसे ही टिश्यू का वो ढेर गीला हो गया, बहारे ने जल्दी से इसे हया के बालों से उतारा और टोकरी में फेंका। तब तक आयशा नया रोल खोल कर हया के बालों में लपेटने लगी। यूं थोड़ी थोड़ी देर बाद वो टिश्यू बदल देती। बहुत सारा वैक्स यूं ही उतर गया, यहाँ तक कि अब वैक्स की आखिरी तह बालों में जमी रह गई, जिससे बाल नजर आ रहे थे, पतली मगर सबसे मुश्किल तह। इसके लिए उसने शैम्पू इस्तेमाल किया। तौलिए को उसकी गर्दन के आगे पीछे फैला करके वो अब्दुर्रहमान का बेड था और उस पे वो एक भी दाग बर्दाश्त नहीं करता था। उसने स्प्रे से हया के बालों को गीला करके नरमी से उन पे शैम्पू का मसाज शुरू किया। अम्मी, दरमियान में एक दफ़ा उसकी आंख भी खुल गई, शायद इसकी आंखों पे पानी गिरा था। उसने फ़ौरन बहारे को आहिस्ता से कहा, अब्दुर्रहमान को कह कर आओ कि वो जाग गई है। आयशा के हाथ अभी झाग से भरे हया के बालों पे थे। बहारे सर हिलाकर तेजी से बाहर भागी। वो उसी तरह स्टडी में बैठा खिड़की से बाहर तारीक रात देखता सिगरेट फूंक रहा था। बहारे भाग के उसके पास आई। वो उठ गई है, बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, अब क्या करें। उसके पुकारने पे वो चौंका, फिर चंद लम्हे खामोशी से उसका चेहरा देखा, फिर फौरन उठकर बाहर गया। उसका रुख एटिक की तरफ था। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक स्लीप स्प्रे था। इसको इसके तकिए पे स्प्रे कर दो, वो फिर से सो जाएगी। उसने स्प्रे बहारे को दे दिया। वो स्प्रे पकड़े सर हिलाकर वापस अंदर भाग गई। उसकी हिदायत के मुताबिक आयशा ने स्लीप स्प्रे हया के तकिए पे कर दिया। वो जो हल्की हल्की जागने लगी थी फिर से गनूदगी में चली गई। सुबह फजर से कबल थोड़े बहुत जिया के बाद उसके बाल वापस अपनी हालत पे आ चुके थे। दूसरी तरफ वो भी वापस अपनी हालत पे आ चुका था। अलबत्ता उसने एक और काम किया था कि जो तस्वीर उसके पास हया की थी वो उसने स्टडी के कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके स्टडी की दीवारों पे आवेजा पेंटिंग्स के फ्रेम में असल पेंटिंग और शीशे के दरमियान लगा दी थी, ताकि यूं लगे कि वो तस्वीर ही फ्रेम की गई हैं। जब वो इधर रहेगी और किसी दिन वो इस कमरे में आकर ये देखेगी तो जान लेगी कि वो बुरा आदमी नहीं था। वो उसके बहुत से लम्हों में उसके साथ था और उसका ख्याल रखा करता था। सुबह तुम डॉक्टर को ले आना, बाकी सारे काम वो कर देगी। मगर एक बात, सुबह जब वो दोनों कमरे से निकली तो अपने मखसूस हुलिये में, सूट में मलबूस, बाल जल से पीछे किए, ऐनक लगाए, ब्रीफ केस उठाए वापस जाने के लिए तैयार खड़ा था। क्या तुम इसको नहीं बताओगी कि मैं यहाँ आया था? बहारे, अगर तुमने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ओके, मैं क्या कह रही हूँ, वो न रूठेपन से शाने उचकाकर बोली। जब बहारे मंजर से हटी तो उसने आयशा को मुखातिब किया, तुमने मुझे बहुत बड़ा फेवर दिया है, तुम इसके बदले मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं इनकार नहीं करूँगा। वो संजीदगी से बोला था। आयशा खुले दिल से मुस्कुरा दी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में दोबारा कभी अगर तुम्हें किसी बड़े फेवर की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे ज़रूर मांगो। बिल्कुल, मैं दोबारा भी मांगूंगा। वो क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर ज़रूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। एक बात और। कदरे रुक कर उसने कुछ बताना शुरू किया, जिसको सुनकर आयशा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो तुम्हारी बीवी है और वो तुम्हें किसी दूसरे नाम से जानती है, फिर तुमने आने से क्यों कहा कि तुम उससे शादी करना चाहते हो? वो सच बोलने वाली लड़की एकदम शशदर रह गई थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो किसी अमीर आदमी के लिए अपने शोहर को छोड़ सकती है या नहीं। इतना बड़ा मसला नहीं था। वो अब आयशा के सवालों से जान छुड़ाना चाह रहा था। अपनों को हर वक्त आजमाते नहीं है अब्दुर्रहमान, जो भी है तुम बहारे को ये सब मत बताना। मैं नहीं चाहता कि हया किसी और के मुंह से मेरे बारे में ये सब सुने। ऐसी सूरत में वो कभी मेरा एतबार नहीं करेगी। मैं इसे खुद सब बता दूंगा, मगर कुछ वक्त बाद। तुम बहुत झूठ बोलते हो। आयशा ने दुख से उसे देखा और जवाबन उसके तासुरात फिर से स्पाट हो गए। पूरी रात जिस शख्स को आयशा ने देखा था वो चला गया था और पुराना अब्दुर्रहमान वापस आ गया था, जो इस थप्पड़ की बाबत अभी तक उससे खफा था। बस एक लम्हे में ही वो सारी रात के लिए बना बिखरा बिखरा सा अब्दुर्रहमान गायब हो गया था।
कोशिश करना वो कुछ दिन तुम्हारे पास ठहर जाए, मैं जा रहा हूँ, फ़ोन करता रहूँगा। संजीदगी से कहकर वो पलट गया। आयशा मलाल से उसे जाता देखती रही। अब उसे वही करना था जो वो कह रहा था। चूँकि उसे वापस अंडरग्राउंड हो जाना था, इसलिए अगले ही रोज़ उसने कॉल करके आयशा को बताया कि वो वापस इंडिया जा रहा है। हस्बे मामूल वो मान गई। अब वो ये नहीं चाहता था कि जितने दिन हया इस घर में रहे, अब्दुल्ला हबीब वापस आएँ। उनके होते हुए कोई न कोई ऐसी बात हो जाएगी कि अब्दुर्रहमान की असलियत जान जाएगी। वो अच्छी खासी ज़हीन लड़की थी। उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता था। अगर किसी दूसरे के मुंह से वो सुनेगी तो उसका एतबार खो देगा। इसलिए बेहतर था कि जब तक वो अपना पज़ल बॉक्स ना खोले तब तक वो अब्दुर्रहमान की हकीकत से बेखबर रहे। इसलिए उसने आने के ज़िम्मे कुछ काम ऐसे लगा दिए जो चंद दिन उन्हें मज़ीद मसरूफ़ रखेंगे। बस ये चंद दिन ही तो रहेगी हया आयशा के घर, फिर भले आने वापस आ जाएं, खैर थी। तीसरे रोज़ उसने आयशा को इंडियन नंबर से कॉल की। वो हया से बात करना चाहता था, वो उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। उसके दिल को उस दिन से अब तक करार नसीब नहीं हुआ था, मगर वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। अगर वो उसी में खुश थी तो ठीक है, उसने कहलवा दिया कि वो दलार नहीं आएगा, वो आराम से उधर रहे। अगर यही हया के सुकून का बाइस था तो वो ऐसा ही करेगा। मगर इन दिनों बार बार उस रात के मनाजिर इसकी आंखों के सामने आते और उसे तकलीफ़ देते थे। हया के बाजू पे दागा हु और साथ में आखिरी सलाख के दो हरूफ आर ई जो जल्द ही सलाख हटा लेने के बाइस ठीक से दागे न जा सके थे और आबले से बन गए थे। वो मंजर बहुत अजियत रसा था। अगर वो दो हरूफ ठीक से दाग दिए जाते तो वो कितना अरसा उसे अजियत देते, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था। हाँ ठीक है, सर्जरी से वो मिट जाते, मगर जब तक ना मिटते तब तक तो उसे अजियत देते ना। काश वो ज़रा पहले पहुंच गया होता, काश वो उसे जलने की तकलीफ़ से बचा पाता, काश। मम्मी अलबत्ता परेशान थी कि हया कहने के बावजूद क्यों नहीं आई। इस सुबह जब वो घर पहुंचा तो मम्मी नहीं थी। उन्होंने रात को उसे जाते नहीं देखा था, सो उनको मालूम नहीं था कि वो रात कहाँ रहा था। दोपहर में दोनों की मुलाकात हुई तो मम्मी ने बताया कि वो हया के हॉस्टल गई थी और एक स्टूडेंट ने बताया कि उसे अपनी मेज़बान फैमिली की तरफ रुकना था। इसके दोनों नंबर्स बंद आ रहे थे और यही बात मम्मी को परेशान कर रही थी। उसने मम्मी को कुछ नहीं बताया, उसको राज रखने आते थे। बस उसने तसल्ली दी कि फ़ोन ख़राब होगा, वो फ़िक्र ना करें। अलबत्ता आयशा को उसने फ़ोन पे ताकीद की कि वो हया से कहे वो अपने घर फ़ोन कर ले। अगले रोज़ उसने वाकई फ़ोन कर लिया। अब सरकारी तौर पर जहान सिकंदर के यहाँ उसका नंबर आ गया था, मगर वो वहाँ उसको फ़ोन करे ये मुनासिब नहीं था। उसने होटल ग्रेड में एक बंदे से कहलवा कर हया के लिए नया मोबाइल और सिम भी दिलवा दी थी और जाहिर है ये नंबर भी उसके पास था। लेकिन अगर जहान उसको फ़ोन करे तो उसको नंबर कहाँ से मिला? जैसे सवाल की कोई लॉजिकल वजाहत ना बनती थी। अब्दुर्रहमान से वो बात नहीं करना चाहती थी, जहान उसे कॉल कर नहीं सकता था, फिर वो कैसे इसकी आवाज़ सुने, कैसे उससे बात करे? मेजर अहमद, हाँ मेजर अहमद भी तो है। वो उसे कॉल कर सकता था क्योंकि मेजर अहमद अमूमन हर बात जानता होता था। शायद तब वो उसकी आवाज़ सुन सके। और ये कोशिश कामयाब रही। कितने दिनों बाद उसने हया की आवाज़ सुनी थी। वो हस्ब मामूल मेजर अहमद से बेजार थी, मगर यह तय था कि उस पर एतबार करती थी। तब ही वो उससे पूछ रही थी कि ब्लैक मेलर्स को कैसे काबू किया जाता है। उसे कौन ब्लैकमेल कर रहा था? उसका ध्यान हाशिम की तरफ गया। खैर अगर वो अब्दुर्रहमान पाशा था तो वो हाशिम को कई साल तक जेल से बाहर आने नहीं देगा। फिर उसने अंधेरे में तीर चलाकर उसे बताया कि पज़ल बॉक्स खोल चुकी है। तब वो हंस दिया। उसका लॉकर अभी तक खाली था। जब उसने वीडियो रखी ही नहीं तो कैसा इंकिशाफ? वो तिल मिलाकर फ़ोन रखना चाहती थी, मगर वो उसको मज़ीद सुनना चाहता था। यहाँ तक कि वो सो गई मगर वो उसकी खामोशी सुनता रहा। उस वक्त वो अपने रेस्टोरेंट के काउंटर पे बैठा रिसेप्शनिस्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। वो अपने काम निपटा रहा था और दूसरी जानिब उसे हया के सांस लेने की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। अभी आधा घंटा गुजरा था कि उसे लगा उसके नथने गीले हो रहे हैं। तकलीफ़ की हल्की सी लहर उठी, सर का वही दर्द हर चीज़ पे छाने लगा। उसने हाथ से नाक को छू कर देखा, खून। पहली दफ़ा सर दर्द से उसकी नक्सीर फूटी थी। बाथरूम में जाकर बेसन के सामने नाक और सर को धोते हुए भी उसने फ़ोन स्पीकर ऑन रखा। वो सो रही थी और वो बेसन पे निढाल सा झुका गहरे गहरे सांस ले रहा था। 3 घंटे और 20 मिनट के बाद कॉल खुद ब खुद कट गई। चूँकि वो इंटरनेट से कनेक्ट करके कॉल कर रहा था, इसलिए वो घंटे बाद कटने के बजाय काफ़ी देर से कटी। मोबाइल बंद करते हुए बिल आखिर उसने फैसला कर लिया कि उसे अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ गलत था। अगली सुबह हया ने उसे अपना नंबर भेज दिया। उसने नंबर मिलते ही उसे फ़ोन किया। करने को कोई बात न थी, बस वो उससे बात करते रहना चाहता था। अगले रोज़ वो सिर्फ उससे मिलने अदलार आया। उसने आयशा से कह दिया था कि जब वो पोर्ट पे आए तो बहारे को साथ न लाए। आयशा जाहिर नहीं करेगी, मगर बहारे छोटी बच्ची ही तो थी।
सो आयशा ने ऐसा ही किया। खुली फिजा में कुर्सियों पे बैठे नाश्ता करते उसने चंद एक बार कुरीदने की कोशिश की, मगर हया ने नहीं बताया कि आयशा बहारे से उसकी दोस्ती कैसे हुई और ना ही ये कि उसके ज़ख्म कैसे आए। वो अभी उस पर एतबार नहीं करती थी। अलबत्ता वो दोबारा से उसके फ़ोन के बारे में पूछने लगी थी। गो कि उसने उसे एक दो बार हिंट दिया था कि स्पेशल गिफ्ट था और स्पेशल से मुराद स्पेशल सर्विसेज ही थी, मगर वो अभी तक बूझ नहीं पाई थी। खुद से यूं ही वो नहीं बताएगा, वो पहले खुद बूझेगी तब ही वो उसे ढूंढ पाएगी। अलबत्ता तब वो ज़रा सा संभला जब हया ने कहा कि उसका चेहरा अपने बॉस के जिक्र पे चमकने लगता है। ये उसके इख्तियार में नहीं था। अपना मुल्क, अपनी जॉब, सब बहुत याद आता था, मगर क्या उसकी सेहत उसे मज़ीद नौकरी करने की इजाज़त देगी? यहीं वो उलझ जाता था। वहीं उसके साथ बैठे उसको मम्मी और आयशे दोनों के टेक्स्ट मौसूल हुए थे। सिर्फ मम्मी के मैसेज का उसने हया को बताया और आयशे का पैगाम पढ़कर वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। तुमने ठीक कहा था, इतने सारे लोगों से एक वक्त में इतने सारे झूठ बोलते तुम्हें बिल्कुल अफसोस नहीं होता। अब तो मुझे यकीन हो चला है कि तुम कभी इंडिया गए ही नहीं थे, तुम इस्तांबुल में ही थे। ये लड़की भी ना, उसने मुस्कुराकर सर झटकते शुक्रिया लिखकर जवाबी पैगाम भेज दिया। उस रोज़ साहिल समंदर पे चलते हुए गैर इरादी तौर पे उसके लबों से रुहेल का जिक्र निकल आया। रुहेल से 3 साढ़े 3 बरस कबल उस वक्त मिला था जब वो एक छोटे से काम के सिलसिले में वहाँ एक तालीमी इदारे में गया था। तब एक तालिब इल्म ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी और एक गोली उसको भी लग गई थी। चूंकि वो इल्लीगल काम के सिलसिले में वहाँ था, सो वह जल्द अज जल्द मौका से फरार हो गया। खराब होते जख्म के बायस उसको किसी काबिल एतमाद शख्स के यहाँ पनाह लेनी थी, और चूंकि अमेरिका आने से पहले वो वहाँ मौजूद हर रिश्तेदार का पता खोज कर लाया था, इसलिए वो रुहेल के पास चला गया था। ये बात उसने रुहेल को सीगा राज में रखने को कही थी और जवाब में वो ये बात राज रखेगा कि वो लड़की रुहेल के साथ रह रही है। इस डील के बारे में वो हया को तो नहीं बता सकता था, सो बात टाल गया। अब वो पूछती रहे अपने भाई से, उसे क्या? साहिल पे हया ने सीप चुनने की बात की। इस बात ने से इत्मीनान दिलाया कि अब वो काम कर सकता था जो वो करना चाहता था। वो आयशे बहारे के साथ सीप चुनने की आदी हो गई थी। आयशे के अक्सर सीप मोती से भरे निकलते थे, जबकि बहारे के अक्सर खाली। जब जहान ने आयशे की सालगिरह पे पिछले बरस एक कीमती अंगूठी बतौर तोहफा दी, तो 2 माह बाद जब अब्दुर्रहमान पाशा के पासपोर्ट के मुताबिक उसकी सालगिरह आई, तो आयशे ने उसे अपने एक सीप से इकट्ठे निकले 3 मोती दिए थे। वो मोती एक एक नन्ही सी कुदरती खराश लिए हुए थे, यानी कि उनको पहचानना आसान था। उसने आयशे को गो की इस लड़ाई के बाद बता दिया था कि वो जल्द या बदीर उनको छोड़ देगा, मगर अब जब तक वो यहाँ है, इसको खुद को इन 2 मासूम लड़कियों से दूर रखना चाहिए। इस तरह की जज्बाती वाबस्तगियाँ मुस्तकबिल में इन दोनों का दिल बुरी तरह से तोड़ सकती थीं। छोटा जख्म बड़े जख्म से बहरहाल बेहतर होता है। इसने सोचा वो आयशे को छोटा जख्म दे दे ताकि मुस्तकबिल में कभी उससे कोई उम्मीद न रखे। वो 3 मोती आज अपने साथ लाया था। अलबत्ता उसने किसी और तरह से उनको हया को देने का सोचा था, मगर जब वो सीप खोलने के लिए छुरा लेने दूर बैठे इन टूरिस्ट के पास गई, तो जहान ने रुख मोड़कर अपनी जराब के साथ बंधा चाकू निकाला, अपने सीप को आधा काटा और 3 मोती अंदर कुछ इस तरह से डाले कि जब वो हया के सामने सीप काटेगा, तो वो यही समझेगी कि मोती अंदर कुदरती तौर पे मौजूद थे। अगर वो ये काम आयशे के साथ करता तो वो भांप लेती, उसको सीपों का तजुर्बा था, मगर हया नहीं जान सकती थी। इसको ये मालूम नहीं था कि वो मौके का इंतज़ार करने वालों में से नहीं था। वो खुद मौका पैदा करने पे यकीन रखता था। हया उसके निकलते 3 मोती देखकर बहुत हैरान हुई थी और मुतासिर भी। वो खामोश मुस्कुराहट के साथ अपने लिए खामोश सताइश वसूलता गया। कोई उससे मुतासिर हो रहा था तो उसका क्या जाता था भला। ये चंद रोज़ बाद की बात है। एक रोज़ एक बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा। उसे अचानक से कुछ बहुत अहम पेपर्स की ज़रूरत पड़ गई जो अदालार में उसके कमरे में रखे थे। उसने आयशे को सुबह में फ़ोन करके पूछा, मगर वो मदद करने से कासिर थी। तुम्हारा ब्रीफ केस तुम्हारी अलमारी में होगा और वो लॉक होती है। चाबी भिजवा दो तो मैं निकाल सकती हूँ। उसका अंदाज स्पार्ट था। तुम रहने दो, मैं खुद कुछ कर लूँगा। आयशे के लहजे की खफगी वो समझता था। वो यकीनन हया के पास इन 3 मोतियों को देखकर बहुत हर्ट हुई होगी, मगर इन दोनों के लिए यही बेहतर था। जो भी था, वो समझदार लड़की थी। उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो इसका इशारा समझ गई थी। वैसे भी दिलों का सुकून मोहब्बत पा लेने में नहीं, अल्लाह के जिक्र में होता है। और वो जानता था आयशे को दिल का सुकून हमेशा नसीब रहेगा। उसी शाम आयशे और बहारे को एक जानने वालों के घर फौतगी पे जाना पड़ गया। सो शाम में जब वो अदलार आया तो वो दोनों घर पे नहीं थी। जहान घर के अगवी दरवाजे को खोलकर एक अलग थलग बने जीने से ऊपर अपने कमरे में आ गया। कमरे की एक चाबी आयशे के पास और दूसरी उसके पास होती थी। अंदर आकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया, फिर वो अपने काम में लग गया।
الماری سے اپنا بریف کیس نکال کر بیڈ پر رکھا اور اسے کھول کر مطلوبہ فائلز دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا حیا نیچے ہی تھی، مگر وہ بلا اوپر کیوں آئے گی؟ اتنا بڑا گھر اس کے لیے کافی تھا، اسے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ وہ اس وقت اوپر ہی موجود ہے۔ یہی سوچ کر اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور فائل میں سے کچھ نام دیکھ کر اس پر لکھنے لگا۔ پہلے ہی لفظ پر پین کی روشنائی ختم ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے! اس نے پین کو ذرا زور سے جھٹکا تو بریف کیس اور فائلز پر سیاہی کے موٹے موٹے قطرے گر گئے۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے لکھنا شروع کیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو قلم سے لکھ کر لاعمل ترتیب دینے پہ یقین رکھتے تھے۔ لکھے بغیر اسے اپنی سوچی گئی بات بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ابھی فہرست درمیان میں تھی کہ سیاہی پھر سے سوکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ قلم جھٹکا، موٹی موٹی بوندیں پھر سے بریف کیس پر گریں۔ اس سے قبل کہ وہ عبد الرحمن پاشا کی نفاست پسندی کے قتل پہ افسوس کرتا، کمرے کے دروازے کے لاک میں چابی گھمائے جانے کی آواز آئی۔ لمحے بھر کو تو وہ واقعی سکتے میں رہ گیا۔ عائشہ بہاریں واپس آ گئی یا وہ حیا تھی؟ وہ جو بھی تھی ایک ایک کر کے چابیاں لگا رہی تھی۔ وہ عائشہ نہیں ہو سکتی تھی۔ عائشہ کو پتا تھا کہ دروازہ کون سی چابی سے کھلتا ہے۔ اللہ اللہ! دوسری چابی تک اس نے انن فنن بریف کیس بند کیا اور الماری میں ڈالا۔ تیسری چابی تک وہ باتھ روم میں جا کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو چکا تھا۔ چوتھی چابی پہ دروازہ کھل گیا۔ وہ حیا ہی تھی اور وہ اندر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے باتھ روم کے دروازے کی درز سے دیکھا، وہ اب الماریاں کھول رہی تھی۔ جلدی میں نہ وہ بریف کیس بند کر سکا تھا، نہ ہی آخری الماری۔ سو حیا سے بالآخر آخری الماری کھل گئی تھی اور اب وہ اس کا بریف کیس نکال کر بیڈ پہ لے آئی جہاں چند لمحے قبل وہ بیٹھا تھا۔ اصولاً اس جگہ کو گرم ہونا چاہیے تھا، بلکہ چادر پہ شکنیں بھی پڑی تھیں، مگر وہ بریف کیس کی جانب اتنی متوجہ تھی سو محسوس نہ کر سکی۔ احمق لڑکی! اندر تو اس کے ڈاکیومنٹس تھے، برگر کنگ کی فائلز بھی تھیں۔ وہ اسے پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے پکڑا گیا تو وہ کبھی اس کا یقین نہیں کرے گی۔ اوہ نہیں، اس کا پیجر بھی اندر تھا۔ وہ اس کا پیجر ہی نہ کھول لے۔ اسے شدید غصہ آیا، خود پر بھی اور حیا پہ بھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کیسے وہاں سے نکالنا ہے۔ اس نے اپنے موبائل سے پیجر کو بیپ دی، نتیجتاً پیجر بجنے لگا۔ حسب توقع حیا نے گھبرا کر بریف کیس بند کر دیا اور الماری میں ڈالا۔ وہ واقعی گھبرا گئی تھی، سو چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی۔ دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے اس نے دوسرے نمبر سے اسے گھر پہ فون کیا۔ 5ویں گھنٹی پر حیا نے بھاگ کر فون اٹھایا۔ اگر آئندہ آپ نے میرے کمرے کی تلاشی لی تو اپنے پیروں پہ گھر واپس نہیں جائیں گی۔ بہت غصے سے اس کو کھری کھری سناتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب اس لڑکی کو اس کے گھر سے چلے جانا چاہیے۔ حیا وہاں رہ کر صحتیاب ہو وہ یہ چاہتا تھا، مگر وہ اس کی جاسوسی کرے وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ پھر رات میں اس نے عائشہ سے یہی بات کہی کہ اب حیا کو وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ابھی اس کی سپرنگ بریک بھی ختم نہیں ہوئی، 2-4 دن تو وہ اوپر بھی ٹھہر سکتی ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں رکے گی اور میں اپنی مہمان کو خود سے جانے کے لیے نہیں کہوں گی۔ مگر یہ 4 دن بھی جہان کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا حیا صرف عدلار میں 2 وجوہات کی بنا پہ رکی ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ استنبول میں وہ زخموں والا چہرہ لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، اور دوسرا تجسس۔ وہ اس شخص کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی تھی جو کافی عرصہ اسے ڈسٹرب کرتا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے حیا کو بہت تنگ کیا تھا، مگر اب تو وہ بیچارہ باز آ چکا تھا، مگر حیا باز نہیں آئی تھی۔ 2 روز قبل کی ڈانٹ بھلا کر اس دن حیا نے خود اسے کال کر کے اس سے بات کی تھی۔ اسے بہارے کے لیے اس جیولری شاپ کا پتہ چاہیے تھا۔ جواباً اس نے پتہ دینے کے بجائے واؤچرز بھجوا دی۔ کون سا اس کا اپنا پیسہ تھا، سب انہی لڑکیوں آنے اور پاشا بے کا ہی تو تھا، سو اس نے وہی کیا جو ٹھیک تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک دن بیوقدہ فون کرنے پہ اسے حیا کا ہیلو سنائی دیا۔ اس نے جلدی سے بنا کچھ بولے پہلے وائس کنورٹر آن کیا اور پھر بات کرنے لگا، مگر جو بات حیا نے آگے سے کہی وہ اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ بالآخر وہ جان گئی تھی کہ عبد الرحمن پاشا کا ایک دوسرا بھائی بھی تھا۔ وہ پاشا بے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر نام بھی وہ جانتی ہی ہوگی یقیناً۔ ساتھ میں وہ اخبار میں اس کے متعلق آرٹیکل لکھنے کی بات بھی کر رہی تھی۔ اس سے آگے جہان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ یہی ڈر تھا اسے، وہ 2 زندگیاں مینج نہیں کر پائے گا، اور اب وہی ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ حیا بیوقدہ میں رہے اسے گوارا نہیں تھا۔ 2 روز بعد یوں بھی اسے اپنے عبد الرحمن پاشا کے کور کو ایکٹیویٹ کرنا، یعنی بیوقدہ واپس جا کر وہاں کچھ دن رہنا تھا۔ سو اب ان دونوں کو وہاں نہیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ حیا کو اس نے پرسوں کا کہا، لیکن خود اگلی ہی صبح وہ بیوقدہ آ گیا۔ آتے وقت اس نے حیا کو میسج کر دیا تھا۔ اس کا ارادہ آج ایک مقامی دوست سے ملنے کا تھا۔ آروی، وہ مقام جہاں 2 جاسوس ملتے ہیں، اس کی اپنی طے کردہ تھی اور وہ عیسیٰ کی پہاڑی تھی۔
वहाँ उसे अपने साथी को चंद चीज़ें पहुँचानी थीं। उसके बाद वो दोपहर में हया से मिलेगा और उसे वापस चलने पे राज़ी करेगा। वैसे भी सुलेमान मामू ने 2 दिन बाद इस्तांबुल आना था। अच्छा बहाना था, अब वो वापस आ जाएगी और वो आराम से बेवक़्दा में काम कर सकेगा। वैसे भी हालात जैसे जा रहे थे, यूँ लगता था तुर्की में उसका क़याम जल्द ख़त्म होने वाला है। ऐसे में उसे अपनी फ़िक्र नहीं थी, मम्मी, अब्बा और हया की फ़िक्र थी। वो तीनों उसकी फ़ैमिली थे। मम्मी को इन 3 सालों में वो इस्तांबुल छोड़ने पे राज़ी नहीं कर सका था। पाकिस्तान वो जा नहीं सकते थे। उसने बहुत कोशिश की कि वो अब्बा को लेकर जर्मनी चली जाएँ, मगर पहले वो नहीं मानती थी। अलबत्ता उसके यहाँ काम करने के बाद किसी भी तरह से ये खतरे वाली बात थी कि उसके माँ-बाप यहाँ हैं। बिलाखिर मम्मी राज़ी हो गई थी कि वो अब्बा के साथ जर्मनी चली जाएँगी, मगर जब तक जहान इधर है, वो यहीं रहेंगी। वो 15 जून तक यहीं थी। वो 15 जून तक यहीं था। 15 जून को एक अहम कंसाइनमेंट के लिए उसे अंकारा जाना था और काम कुछ इस किस्म का लीक आउट था कि पहला शक उसी पे आएगा, इसलिए उसे कुछ अरसे के लिए रुपोश हो जाना था। यहाँ उसने अपने इतने दुश्मन बना लिए थे कि उसके रुपोश हो जाने के बाद कहीं कोई उसकी फैमिली को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए बेहतर था वो जाने से कबल अपने घर वालों को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दे। मम्मी, हया और अब्बा उसकी पहली तरजीह थे। पाशा बे की फैमिली दूसरे नंबर पर थी। सबको वो यहाँ से भेज देगा, मगर हया का सेमेस्टर 5 जुलाई को ख़त्म होना था। इसे वो 15 जून से पहले कैसे भेजेगा? अपने ऑफिस में बैठे हुए काम शुरू करने से पहले वो इस उलझन में गिरफ्तार था। मसाइल का हल वो अमूमन निकाल ही लिया करता था, लेकिन यहाँ वो कदरे मखमसे में था। सिगरेट सुलगाते हुए साथ में उसने कॉफ़ी भी मंगवाई थी और जब तक दीमत कॉफ़ी नहीं लेकर आई, वो यही सोचता रहा कि हया को यहाँ से कैसे भेजे। एक हल था बिलवास्ता, यानी जहान उसे कहे कि वो वापस चली जाए, और दूसरा था बिला वास्ता, यानी अब्दुर्रहमान पाशा या मेजर अहमद में से कोई कहे, मगर वो क्यों किसी की मानेगी। जब उसकी सेक्रेटरी दीमत फिरदौस का कॉफी लेकर आई, तो कुछ सोचकर उसने ये बात दीमत से पूछ ली। किसी गैर मुल्की को तुर्की से वापस भेजना हो तो क्या किया जाए। दीमत एक ईमानदार और मुस्तैद सी वर्कर थी। वो उसको अपने बास की हैसियत से पसंद करती थी, मगर कभी कभी वो बातों के दौरान पाशा बे का जिक्र कर दिया करती। आपके छोटे भाई भी बहुत अच्छे थे, ये फिक्रा वो अक्सर दीमत से सुना करता था। तैयब हबीब शनाख्ती कार्ड के एतबार से इससे 2 साल छोटा, देखने में कई साल बड़ा और दर हकीकत हम उम्र ही था। दीमत को पाशा बे की तबीयत की बेतकल्लुफ़ी पसंद थी। क्यों न वो खुद क्यों ना वो खुद चाहे अब्दुर्रहमान हो या जहान हो, इसकी तबीयत और मिजाज एक जैसे ही रहते थे। वो अब्दुर्रहमान पाशा के रूप में भी इतना ही संजीदा मिजाज, खामोश, तबातर और कदरे तल्ख था जितना वो फितरी तौर पे था। दीमत उसको पसंद करती थी, मगर चूंकि पाशा बे के बरक जहान ने होटल ग्रैंड को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, इसलिए दीमत इस किस्म के लोगों की होटल आमद से जरा उलझी उलझी रहती थी। खैर, उसकी सारी दुखती रगें वो जानता था। इसको पता था कब किसको कहाँ से दबाना है। दीमत के पास इस मसले का सादा सा हल था, जो न जाने उसके जहन में क्यों नहीं आया। वो कह रही थी कि उस लड़की जिसे तुर्की से भेजना है कि वाहिद कशिश अगर उसका शोहर है तो उसे शोहर से बदगुमान कर दिया जाए। उसका शोहर किसी से भी अपने किसी मुश्तबा अमल का जिक्र कर सकता था, और इस लड़की को सेटअप करके वो गुफ्तगू बज़ाहिर इत्तफाकिया तौर पर यह सुनवाई जाए तो वो फौरन अपने शोहर से दूर जाने की कोशिश करेगी। दीमत शायद सारी बात किसी और नुक्ता नज़र से कर रही थी, मगर उसका जहन एक ही बात पर अटक कर रह गया था। मासूम सा इत्तेफाक, दुरुस्त टाइमिंग। हाँ, वो हया को जानता था। वो एकदम रद्दमल दे देने वाली, एकदम से बड़े फैसले ले लेने वाली लड़की थी। जिस चीज़ से वो बचता रहा था कि कहीं पकड़ा ना जाए, अगर वो चीज़ हो भी जाए और वो अज़ खुद जान जाए कि जहान ही अब्दुर्रहमान है, तो वो वक्ती तौर पर बेशक उसका एतबार खो देगा, लेकिन बाद में जब वो सारी हकीकत जान लेगी, तो तो वो बदगुमानी दूर हो जाएगी। 15 जून से चंद दिन कबल ही उसके इम्तिहान ख़त्म होने थे। अगर वो ये सब उसके इम्तिहान ख़त्म होने के फ़ौरन बाद प्लान करे, तो वो अपना आखिरी महीना किसी दूसरे मुल्क गुजारना पसंद करेगी, ना कि तुर्की में एक दो चेहरों वाले के साथ। वो फ़ौरन उससे दूर जाने का सोचेगी। वो हमेशा यही करती थी। जब वो एक दफ़ा इस्तिक़लाल स्ट्रीट में रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे, वो डिनर जो जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ने की माज़रत के तौर पर था, तब भी वो गुस्से में फ़ौरन उसके पास से चली गई थी। वो गुस्से में हमेशा यही करती थी। वो अब भी यही करेगी, भले वो बुरा बन जाए, मगर उसे अपनी बीवी का तहफ़्फ़ुज़ अपनी ज़ात से ज़्यादा अज़ीज़ था। वो तुर्की में उसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकता था। जाने से कबल उसे मसला निपटाना था। दीमत को अपने अंदाज में मुतनब्बा करके वो कुछ देर सोचता रहा कि सेटअप किसके साथ तरतीब देना चाहिए। वो कौन होगा जिसको इसके साथ देखकर वो उससे दूर जाने का सोचेगी। तैयब हबीब पाशा, वो बहुत मुतजस्सिस थी ना अब्दुर्रहमान पाशा के गुमशुदा भाई के बारे में, तो चलो इस तरह वो उसका तजस्सुस दूर कर देगा।
पाशा बे से उसे मिलना ही था। बाकियों की तरह उसके लिए भी इंडिया में था, और चूंकि बादशाह बे उससे नाराज भी बहुत था, इसलिए पहले जहान को अपने और उसके ताल्लुकात दुरुस्त करने थे। वो उससे बहुत खफा ही सही, मगर वो उसको ना नहीं कर सकता था। लालची इंसान कभी अपने अब्दुर्रहमान जैसे भाई को ना नहीं किया करते। तैयब हबीब पाशा के लिए इस्तांबुल में दो ही जगह महफूज थी जहां वो अब्दुर्रहमान से मिल सकता था, एक बर्गर किंग और दूसरा होटल ग्रैंड। वो जानता था तैयब हबीब इस्तांबुल ही में है, और चूंकि वो खुद बेवकदा आ चुका था, इसलिए उसने निहायत मुनासिब अंदाज से उसे पैगाम लिखा लिखा कि तैयब होटल ग्रैंड आएगा या वो खुद बर्गर किंग आ जाए। उसे मालूम था तैयब हबीब इनकार नहीं करेगा, और उसने इनकार नहीं किया। से अब्दुर्रहमान की ज़रूरत थी, उसने बर्गर किंग पे कुछ दिन बाद मिलने की हामी भर ली। उसका कहना था कि वो अब इस्तांबुल से बाहर है, वापस आते ही उससे मिलेगा। अपना मालूम ये सच था या नहीं, बहरहाल उसे अब तैयब हबीब का इंतज़ार करना था। कॉफी पीकर उसने एक मीटिंग बुला ली थी। अभी उससे फारिग हुआ ही था कि फाया का फोन आने लगा। पता नहीं कैसा रिश्ता था जिसका वो उससे जिक्र नहीं करता था, मगर इसका फोन काट भी ना सका। मीटिंग उस वक्त बर्खास्त हो रही थी, सब उठ रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में शोर सा मचा था जब उसने हया की कॉल वसूल की। हया को उसने सच सच ही बताया कि वो दोस्त से मिलने आया था। उजलत में बात खत्म करते हुए उसने फोन कान से हटाया और बोर्ड मेंबरान से इख्तितामी अल्फाज बावाज बुलंद कहते हुए खड़ा हो गया। अपनी चीजें उठाते से एहसास हुआ कि फोन अभी तक ऑन था। उसने जल्दी से कॉल काटी। वो तुर्क में बात कर रहा था। हया ने कुछ नहीं सुना होगा यकीनन, सो उसे परेशानी नहीं हुई। वापस अपने ऑफिस आकर बैठे से ज्यादा देर नहीं हुई थी जब उसके मोबाइल में ट्रेसर अलर्ट बजने लगा। वो चूक सा गया। उसका ट्रेसर इसी इलाके के करीब था। क्या हया आसपास थी? वो क्यों इधर आ रही थी? अभी दोस्त से मुलाकात में काफी वक्त था, और होटल का काम वो बाद में देख लेगा। पहले उसे अपनी बीवी को हैंडल करना था। लिबास बदलकर जीन्स वाला रफ हुलिया बनाकर सर पर पी कैप लिए वो अपने ऑफिस की प्राइवेट लिफ्ट से नीचे आया और आखिरी फ्लोर से पीछे की तरफ से बाहर निकल आया। करीब से उसने भग्गी ली और उसे फूलों की मार्केट का चक्कर लगाने को कहा। जब इसे बिल आखिर वो फूलों के स्टॉल पे नजर आ गई, तो वो बग्गी से उतरा और वापस होटल के अकवी पार्किंग एरिया तक आया। एक काम करना वो भूल गया था, और भले वो उसे देखते रहे, ये काम उसे करना था। उसने अपने गार्ड को अपने वॉलेट में लगी हया की तस्वीर दिखाई। ये लड़की कभी तुम्हें अपने आसपास नजर आई है? नहीं सर, गार्ड ने नफी में सर हिलाया। ठीक है, अगर ये कभी होटल में दाखिल होने के लिए इस तरफ आए तो इसको अंदर मत जाने देना और फौरन मुझे इत्तला करना। तमाम तमाम। ओके ओके, गार्ड ने फौरन ताबेदारी से सर हिलाया। जहान ने वॉलेट वापस अपनी जेब में डाला और पलट आया। अभी उसे अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना था जो उसकी जासूसी कर रही थी। फिर उसे अच्छा खासा शर्मिंदा करके, ताकि वो दोबारा उसका ताक़ुब करने की कोशिश ना करे, वो ईसा की पहाड़ी की तरफ जाते रास्ते पे चल दिया। मगर चूंकि वो पहले उसे कह चुका था कि वो 3 साल बाद इधर आया है, लिहाजा इस बात को निभाने के लिए वो कभी कभी जाहिर कर देता था कि उसे रास्ते याद नहीं। तवक्को के एन मुताबिक वो उसकी तरफ पे मुतमईन थी। वहां ईसा की पहाड़ी के सब्ज़ार पे बैठे उसने नोट किया था कि हया ने इन तीनों मोतियों को पहन रखा था, और ये गर्दन वाली चेन तो बहारे की थी, वो पहचानता था। अलबत्ता एक फ़र्क उसने महसूस किया था। वो अमूमन गर्दन के गिर्द दुपट्टा लिया करती थी, अलबत्ता आज उसने शॉल शानों के गिर्द अच्छी तरह लपेट रखी थी। या तो आयशा की कंपनी का असर था, या वो उसे हलीमा उस्मान के पास ले गई होंगी। जो भी था, उसे ये नामहसूस सी तब्दीली अच्छी लगी थी। अगर ये न होती तब भी वो उसे उसकी तमाम खूबियों और खामियों समेत कबूल कर चुका था। जब उधर बैठे हया ने उससे कभी जलने का जख्म महसूस करने का पूछा, तो लम्हे भर में जेल में बीते वो तारीक दिन और अंधेरी रातें उसके जहन में उमड़ आई, मगर वो बात टाल गया। उसे अपने जख्म दिखाकर हमदर्दी हासिल करने का शौक हरगिज नहीं था। वो उससे बातें करते हुए दूर अलाव के पास खड़े लड़कों के ग्रुप को देख रहा था। उसी में एक लड़का उसका दोस्त था। अभी मुलाकात में वक्त था, मगर वो वहीं से उसे पहचान गया था। इस लड़के की उम्र कम थी, शायद 25 बरस। उसके लिए वो एक जूनियर एजेंट ही था, जूनियर मगर बहादुर और ज़हीन। उसको पाकिस्तान जाना था और जहान से कुछ चीज़ें लेकर जाना था। दो एक काम वो पहले भी साथ कर चुके थे, और अपने सीनियर एजेंट की वो लड़का बहुत इज्जत करता था। उसको उमर का असल नाम मालूम न था, और न कभी वो अपने मुल्क की बातें करते थे, इजाज़त ही नहीं थी। मगर वहां बैठे हया से इसकी रिपोर्ट का पूछते हुए भी वो उमर की मौजूदगी से ही बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। अपने मुल्क की तो हवा भी अपनी लगती है, ये तो फिर भी हम पेशा हम वतन था। मैं अब्दुर्रहमान पाशा के गुमशुदा भाई पे रिपोर्ट लिख रही हूँ। किसी और ध्यान में उसने हया की बात सुनी, और अगले ही लम्हे वो सीधा हो बैठा। वो क्या कह रही थी? जब जब फोन पे हया ने कहा था कि वो कुछ लिख रही है, तो वो उसे यूं ही खाली खोली ही सी दोस्त समझता था, मगर अब जो कुछ वो बता रही थी, उसने लम्हे भर को तो जहान का सांस ही रोक दिया।
बात रिपोर्ट की नहीं थी, इसकी रिपोर्ट ना कभी लिखी जानी थी, ना किसी ने शाया करनी थी। बात ये थी कि इसको ये सारी बातें कौन बता रहा था? अगर आयशा ने बताया तो फिर ये खतरे की अलामत थी कि अब्दुर्रहमान के घर से बातें बाहर निकल रही थीं। पाशा बे नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। ज़ाती इख्तिलाफ एक तरफ, वो उनका एजेंट था और उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना उनका फ़र्ज़। अब उसके घर से उसकी बीवी की तरफ से कोई ऐसी बात बाहर निकले जो पाशा बे को नुकसान पहुंचाए, ये इसको मुस्तरब कर देने के लिए काफ़ी था। हया और आयशे फिर ये बातें और लोगों से भी कहती होंगी। एक सिर्फ जहान से तो जिक्र नहीं किया होगा ना। अभी दुनिया वैसे तो छोटी ही थी ही, मगर बयो का अदा तो बहुत छोटा था। बहुत मुश्किल से उसने बात का रुख फेरा। चूंकि वो हया से ऐसी बात की तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए वो खुद भी जरा सा परेशान हो गया था। वो उसके साथ पहाड़ी के नीचे तक आया था और फिर वो सामान लेने चली गई तो वो वापस ऊपर आया, उमर से मिला, अमानत पहुंचाई और वापस बंदरगाह पे आ गया। कल वो दोबारा बयोकदा आएगा, फिर आयशे से निपटेगा, मगर आजकल इसे वो वीडियो लॉकर में रख देनी चाहिए। हो सकता है वो पजल बॉक्स खोल चुकी हो और अब जबकि वो इस्तांबुल जा ही रही थी तो वो जल्द या बदीर लॉकर ढूंढ ही लेगी। अगले रोज वो बयोकदा आ गया। वो होटल में था जब आयशे ने उसे मैसेज किया कि हया कल चली गई थी और वो घर आ सकता है। आयशे जानती थी कि वो उसी के साथ गई है, मगर उसे इत्तला देने का मकसद उसे घर बुलाना था। आने भी गुज़िश्ता रात आ गई थी। वो ज्यादा देर तक उनको अदलार से दूर नहीं रख सकता था, सो अच्छा हुआ है उनके आने से कबल जा चुकी थी। आयशे को उसने घर में दाखिल होते हुए सलाम भी नहीं किया, ना ही उसके मुखातिब करने पे ठीक से बात की। आयशे को मोतियों वाली बात मालूम हो चुकी थी और उसने यही कयास किया कि अब्दुर्रहमान उससे उसी थप्पड़ पे अभी तक खफा था। तभी सिवाय उस रात की उसने आयशे से ठीक से बात नहीं की थी। वो फिर से माजरत करने आई थी, मगर जहान के हया को पाशा बे के मुतलिक बताने पे झिड़कने पे वो खफा होकर वापस चली गई। स्टडी से मतलूबा अशिया लेकर पलटने लगा था कि उसकी नज़र मेज़ पे रखे पजल बॉक्स पे पड़ी। वो एकदम ठहर गया। फिर बॉक्स उठाकर देखा, जली हुई अतराफ, उभरी हुई सतूर, छह चौक खट्टे उलट पुलट कर देखने से ही वो जान गया था कि ये वही पजल बॉक्स है। जब उसने आयशे से बॉक्स मंगवाया था तो उसकी शक्ल ये न थी और उसका कोट आयशे पे सेट था। चूंकि वो अंग्रेजी हरूफ तहजी पे बनाया गया था, इसलिए आयशे के नाम के हिज्जे अंग्रेजी के हिसाब से थे, वरना तुर्क में इसका नाम आइसे गुल लिखा जाता था। इसमें अंग्रेजी हर्फ एस के नीचे नन्ही सी लकीर होती थी। तुर्क अगर आम एस लिखते तो उसे सीन की आवाज में पढ़ते, लेकिन अगर एस तले लकीर होती तो उसे शीन की तरह पढ़ा जाता। बाद में जहान ने उसको खोल लेने के बाद उसका कोट टॉक्सिम सेट कर दिया था। वहीं स्टडी में खड़े खड़े उसने कोट को ऊपर नीचे किया। टॉक्सिम पे बॉक्स खुल गया। अंदर उसके लॉकर की स्लिप, चाबी और कागज वैसे ही पड़े थे। उसने फिर से बॉक्स बंद किया, स्लाइड्स आगे पीछे की और वहीं खड़े खड़े सोचना चाहा, किस लापरवाही की वो अपनी बीवी को क्या सजा दे। हद हो गई। जो चीज उसने बहुत एहतियात से उस तक पहुंचाई थी, उसको यूं इधर भूल कर चली गई थी। इसे गुस्सा बहुत आया, मगर दबा गया। अब वो क्या करे? ये बॉक्स यहीं पड़े रहने दे, मगर ऐसी सूरत में ये बॉक्स मुलाजमा या आयशे के हाथ लग सकता था और आयशे से वो जरा वैसे ही जरा मोहतात रहता था। तो फिर क्या करे? आयशे को दे दे कि इसे बहिफाजत हया तक पहुंचा दे। जो भी था, आयशा एक ईमानदार लड़की थी, अमानत को खोलकर नहीं देखेगी। मगर नहीं, हाशिम ने बॉक्स बनवाते वक्त यही कहा था कि अब्दुर्रहमान को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। फिर अब्दुर्रहमान जो किस काम में मुलव्वस ही नहीं था, वो बॉक्स क्यों हया तक पहुंचाएगा? इसकी कवर स्टोरी में झोल आ रहा था। वो कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर एकदम से उसे ख्याल आया, बहारे गुल वो हर किसी से राज रख सकती थी सिवाय अपनी बहन के। वो अपना सारा खाया पिया अपनी बहन को जरूर बताती थी। उसने जहन में एक लाएमल तरतीब दिया और बॉक्स पकड़े बाहर आया। ये तो हया का है। उसके इस्तफसार पर बहारे ने हैरत से बॉक्स को देखते हुए बताया। वो यही भूल गई, कल उसका कजन उसे लेने आया तो उसे जल्दी में जाना पड़ा। तुम्हें पता है उसका कजन बहुत हैंडसम है, उसने बड़े इश्तियाक से बताया। बहारे ने हया के कजन को कहाँ देखा, उसे चंबा हुआ, मगर जानबूझकर उसकी बात नजरअंदाज करते हुए बहारे से सवालात पूछने शुरू किए। बॉक्स किसने हया को दिया और किसने बनाया वगैरह। वो जानना चाहता था कि क्या पकड़ा जा सकता है या नहीं, मगर लगता था कि हया को सिर्फ बॉक्स खोलने में दिलचस्पी थी, उसने भेजने वाले की ज्यादा तहकीक नहीं की थी। उसने बहारे से कह दिया कि अब वो बॉक्स उसके पास रहेगा और वो जानता था बहारे ज्यादा देर तक ये राज नहीं रख सकेगी। वो आयशे को जरूर बताएगी। आने कहती थी ये दोनों आने गुल की बेटियां हैं। उनकी माँ ने उनको तब तक कुछ नहीं खिलाया जब तक कि अल्लाह का नाम नहीं उस पे पढ़ लिया। इसलिए न ये न कभी खयानत कर सकती हैं, ना ही किसी को धोखा दे सकती हैं। बहारे को लाख आयशे के दर्द से चिढ़ हो, वो आखिर में थी तो आयशे की बहन, वो हया की अमानत, मेहमान की अमानत उस तक जरूर पहुंचाएगी।
साथ में ये भी बताएगी कि अब्दुर्रहमान ये बॉक्स उससे दूर करना चाहता था। शायद यही सुनकर हया उसे अगली दफ़ा कहीं रख कर नहीं भूलेगी। जब वो वापस पलटा तो जानता था बहारें भी दबे कदमों उसके पीछे आएगी। उसको मेज़ के नीचे दरवाज़ों के चाबी के सुराखों और दीवारों के पीछे से बातें सुनने का बहुत शौक था। इसलिए उसने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा ज़रा-सा खुला रहने दिया और बहारे के सामने अलमारी लॉक करके चाबी दराज में रख दी। अब वो पहली फुर्सत में ये बात आयशे को बताएगी और आयशे फौरन से पेशतर वो बॉक्स हया तक पहुंचाएगी और कम से कम इससे वो ये तो जान लेगा कि बहारे गुल राज रख सकती है या नहीं। शायद अपनी बहन से तो बिल्कुल नहीं। उसी रात उसने अपने कमरे में वो वीडियो रिकॉर्ड की और उसमें वो सब कह दिया जो वो कहना चाहता था। अगर नहीं कहा तो अब्बा के हाथों जासूस को मारने का किस्सा कि वो अब्बा का राज था, और फरिया की जासूसी का किस्सा कि वो फरीहा का राज था, और अपने सरदर्द का किस्सा कि वो उसका अपना राज था और उसे राज निभाने बहुत अच्छे से आते थे। उस रात वो सो नहीं सका। सुबह जब वो वापस इस्तांबुल आया तो सर दर्द से फटा जा रहा था। जवाहर जाकर उसने अपने लॉकर में यूएसबी फ्लैश रखी और वापस रेस्टोरेंट आ गया। पूरी रात की बेदारी के बाद अब पिछले कमरे में सोफे पे बैठा और सर सोफे की पूंछ से लगाया ही था कि आंखें बंद होने लगीं। अभी उसे नींद में गए चंद मिनट ही गुजरे थे कि मोबाइल बजने लगा। वो बददिक्कत उसने आंखें खोली, सीधा हुआ और जेब से मोबाइल निकाल कर देखा। एक्सचेंज स्टूडेंट कॉल कर रही थी। एक तो ये एक्सचेंज स्टूडेंट ठीक से चैन भी नहीं लेने देती। एक लम्हे के लिए जहान ने सोचा कि नज़रअंदाज कर दे, फिर पता नहीं क्यों वो कर नहीं सका और कॉल उठा ली। आपका मकतूबा नंबर इस वक्त सो रहा है। बराए मेहरबानी काफ़ी देर बाद राब्ता करें, शुक्रिया। वो बोला तो उसकी आवाज़ खुमार आलूद थी। जान उठो और मेरी बात सुनो, वो बहुत जला कर कह रही थी। वो चाहती थी जहान अभी इसी वक्त टॉक्सिम में मरमरा होटल पहुंचे। सुलेमान मामू के कोई दोस्त आए हुए थे। वो सख्त कबीदा खातिर हुआ। मैं नहीं आ रहा, मुझे आराम करने दो। जवाब में वो बेहद खफा हुई और अपना पसंदीदा जहन्नम में जाओ बोल कर फोन रख दिया। जहान ने फिर से सर सोफे की पुष्ट से टिकाकर आंखें मूंद ली, मगर अब नींद का आना नामुमकिन था। कुछ देर बाद हया का फिर मैसेज आया। वो उसे ब्लू मॉस्क बुला रही थी। उसको जवाबी टेक्स्ट करके वो उठा, शर्ट बदली, मुंह पे छींटे मारे और चाबी उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। हया ने मैसेज पर ब्लू मॉस्क का कहा था और नीली मस्जिद के बाहर सब्जाजार पर नस्ब बेंचों पे ही वो इसे दूर से नजर आ गई। एक लम्हे के लिए तो उसे वाकई पहचान नहीं पाया था। हाय ने सर पे दुपट्टा ले रखा था, गहरे सब्ज रंग का वो दुपट्टा जिसको मुस्तकिल चेहरे के गिर ठीक कर रही थी। चूंकि उसे दुपट्टा लेने की आदत नहीं थी, इसलिए वो बार बार सर से फिसल जाता था। नीली मस्जिद के बाहर कबूतर पर फुड़फुड़ाते हुए उड़ रहे थे। कितनी ही देर तो वो इस मंजर को ठहर कर देखे गया। एकदम से इसे कुछ याद आया था जब वो इंडिया में था और उस बुक स्टॉल के साथ वो लड़की मिली थी जिसे जाहिर है कि उसके अपनों ने ही भेजा था, और वो उसे उस ऑफिसर का नाम दिखा गई थी जो उसकी मदद करेगा और बाद में उसी की मदद से वो जेल से फरार हुआ था। इस लड़की के सर पे भी ऐसे ही सफ़ेद दुपट्टा था। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जैसी अली करामत की मम्मी थी, जैसे आने गुल की बेटियां थी और जैसी अब उसकी बीवी थी। यही तो चाहा था उसने कि उसकी बीवी ऐसी हो, भले वो चेहरा न ढके मगर बाकी हर तरह से खुद को ढके। और आज उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थीं। उसको भी एक मरा जमीला मिल गई थी। और तभी उसकी निगाह हया के मुकाबिल बैठे नौजवान पे पड़ी। ओह, रेस्टोरेंट से वो फ्राइंग पैन क्यों नहीं लाया? आखिर ये शख्स यहाँ क्या कर रहा था? एक लम्हे को उसे शदीद गुस्सा चढ़ा, मगर जब उसने दोबारा हया को देखा तो जैसे बहुत से मनाजिर उस एक मंजर की रोशनी में गायब हो गए। दावर की मेहंदी की वीडियो, हया का इस कार में बैठना, बारिश में सुर्ख कोट में टॉक्सिम पे चलती लड़की, सारे मंजर गायब हो गए, ऐसे जैसे वो कभी थे ही नहीं। पीछे सिर्फ एक मंजर बचा, बार बार चेहरे के गिर्द दुपट्टा ठीक करती खफा और उदास सी बैठी लड़की जो जरा गुस्से से सामने बैठे शख्स को कुछ कह रही थी। जब वो उनके करीब आया तो वो चौंकी और एकदम उसका चेहरा जैसे खिल उठा। वो हैरान थी और खुश भी। वो इतनी बेख्तियार होकर उठी कि मोबाइल जो शायद इसकी गोद में था जोर से नीचे जा गिरा। जहान, ये अब्बा के दोस्त के बेटे, वो तारुफ करवाने लगे। अब वो क्या बताता कि वो इस आदमी को पहले से जानता है, मगर वलीद को वो ज़रूर कुछ बताना चाहता था। सुलेमान मामू और हया से बहुत ही अपनायत से बात करने के बाद उसने लगारी साहब की सवालिया निगाहों के जवाब में मुस्कुराते हुए ही अपनायत से सारे रिश्तों की वजाहत एक फिक्रे में कर दी। मैं जहान सिकंदर हूँ, सुलेमान मामू का भांजा और हया का हस्बैंड। और इस एक फिक्रे ने उसके अपनों को जो हैरत भरी खुशी अता की, उससे सुलेमान मामू का भांजा और हया का हस्बैंड बिल आखिर ये बात जान गया कि वो सब ये रिश्ता चाहते थे।
सारी नाराज़गियाँ दूर हुईं, सारे गिले शिकवे ख़त्म हुए। उसने अपनी बीवी को इस शख़्स के सामने मान दिया जिसके और इसकी बीवी के दरमियान कभी कुछ नहीं रहा था, हो ही नहीं सकता था। शाम को जब मामू और मम्मी लाउंज में थे, वो किचन में हया की मदद करवा रहा था, तब उसने हया का प्लान जानने की कोशिश की। वो उसे तुर्की से भेजना चाहता था, मगर हया ने अभी कुछ तय नहीं किया था कि उसे तुर्की में रहना है या दूसरे मुल्क। मम्मी और अब्बा को वो लंदन में सेटल कर रहा था। अगर हया लंदन जाने पे राजी हो गई तो वो उसे उनके साथ लंदन भेज देगा, लेकिन अगर वो नहीं राजी होती तो वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करेगा। शाम में उनकी मंगनी हुई। मम्मी को जैसे पता चला कि उसने सबके सामने एतराफ़ किया है, वो बहुत खुशी से 2 अंगूठियाँ निकाल लाई, जो उन्होंने इस मौके के लिए बहुत अरसे से सँभाल रखी थीं। वो वाक़ई उस रोज़ मुतमईन था। जब रात में वो मामू को छोड़कर घर वापस आया, तो इसका इरादा अपनी बीवी के साथ अच्छे से कॉफ़ी पीने और कोई अच्छी-सी मूवी देखने का था। फैमिली वाला एहसास बहुत अरसे बाद दिल में जागा था और वो इस एहसास को जीना चाहता था, मगर उससे कबल हया ने इसे बुरी खबर सुना दी। तुम्हारे लिए फ़ोन आया था, कोई लड़की थी, नाम तो नहीं बताया, मगर कह रही थी कि तुम्हारा पार्सल उसे नहीं मिला, किसी गलत एड्रेस पे चला गया है और किसी ने वाक़यतन उसका साँस रोक दिया। इसका घर एक सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो जानता था वहाँ शाम से कॉन्टैक्ट की कॉल ही आ सकती थी और इसको पार्सल ना मिलने का मतलब बहुत वाज़ेह था। जो कुछ उसने यहाँ से भेजा था वापस नहीं पहुँचा था, बल्कि किसी गलत एड्रेस पे चला गया था। इसने 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से में पैगाम को डिकोड किया। उसका भेजा हुआ लड़का उमर वापस नहीं पहुँचा था, बल्कि गिरफ्तार हो गया था, तो यकीनन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसलिए पैगाम उसके घर छोड़ दिया गया था। ऐन मुमकिन था कि पैगाम जिसने भेजा हो, वो भी जल्दी-जल्दी अपनी जगह से पैकअप करके निकल रही हो। खुदाया! ये क्या हो गया था? उसका लड़का पकड़ा गया था, जेल, तशद्दुद, अज़ियत, उसकी हर तरफ वहीं तंग तारीख सेल छाने लगा। उसे में कॉफ़ी, मूवी सब फ़ुज़ूल था। पूरी रात वो उसी सोफ़े पे बैठा हैंडलर की कॉल का इंतज़ार करता रहा, मगर कॉल नहीं आई। 2 रातों की बेख़्वाबी के बाइस सुबह तक उसकी आँखें सुर्ख़ पड़ने लगी थीं, मगर वो वहीं बैठा रहा। हर कोई जेल से फ़रार नहीं हो पाता। लोग बरसों जेल में सज़ा और तशद्दुद काट कर वहीं ख़ामोशी से जान दे देते हैं। एक और सिपाही ज़ाया हो गया, एक असासा ज़ाया हो गया, उसकी अज़ियत की कोई हद नहीं थी। इस सारे में हया का ख़्याल उसके ज़हन से बिल्कुल निकल गया। सुबह होते ही वो वापस चली गई। जहान ने रोका भी नहीं, उसके पास करने को बहुत से दूसरे काम थे। अगले रोज़ वो बैग अदा चला गया। हया, पज़ल बॉक्स, जवाहिर का लॉकर, उसने सब कुछ ज़हन से झटक कर खुद को होटल ग्रैंड में मसरूफ़ कर लिया। रेस्टोरेंट में उसने बता दिया था कि अगर उसकी दोस्त हया शाम में आए तो कहना जहान जल्दी उठकर चला गया और अगर सुबह आए तो कहना वो आया ही नहीं। चंद रोज़ वो वाक़ई नहीं आई। उमर की गिरफ़्तारी की तस्दीक हो गई। फिर इन्हीं दिनों वो बिलाखिर खुद को राज़ी करके अनकरा ले आया। यहाँ उसे अपना चेकअप कराना था। सर का बदतरीन दर्द जो सर से होता हुआ गर्दन तक जाता था, उसे अब इसका इलाज चाहिए था। जेल से रिहा होने के बाद उसने गर्दन के एक तरफ का एमआरआई करवाया था, मगर ब्रेन एमआरआई उसने नहीं करवाया था। अपना दर्द उसने हर जगह छुपाया था, तब इतनी तकलीफ होती भी नहीं थी। ये वक्त के साथ साथ बढ़ी थी। 5 साल जहां ने इस अजियत के साथ गुजारे थे, अब बिलाखिर वो उसका सामना करना चाहता था। एमआरआई से कबल सादा एक्सरे से ही सारा मामला साफ हो गया। इसको एक्सरे दिखाने से कबल डॉक्टर ने पूछा था, क्या कभी तुम्हारे सर पे कोई चोट आई थी, कोई एक्सीडेंट जिसमें सर किसी चीज से टकराया हो? हाँ, मेरी लड़ाई हो गई थी कुछ लोगों से, उन्होंने मेरे सर पे कोई अम, बल्ले की तरह की चीज से मारा था जिससे सर से खून भी निकला था, मगर खून इतना ज्यादा नहीं था। आंख के करीब जख्म सा हुआ था जिससे थोड़ा सा खून निकलकर कंपटी तक ही गिरा था। मुझे अफ़सोस है, लेकिन साथ ही डॉक्टर ने उसका एक्स-रे उसके सामने रखा। शायद जिस चीज़ से उन लोगों ने तुम्हें मारा था, उस पे छोटी-सी कील लगी हुई थी। 1.1 इंच की कील जो तुम्हारी आँख के करीब घुस गई थी। उसने बेख्तियार आँख के करीब चेहरे पे हाथ रखा। वो एक फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ पिछले 5 बरस से रह रहा था और उसे कभी पता नहीं चल सका। अब क्या होगा उसे समझ नहीं आया कि वो माजी का अफसोस करे या मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हो। उसे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें सर्जरी के जरिए फॉरेन ऑब्जेक्ट रिमूव करना पड़ेगा, मगर डॉक्टर मुतजब्जब सा रुक गया। आप बता दें, जो भी बताना चाहते हैं मैं तैयार हूँ। बमुश्किल इसने खुद को कंपोज कर लिया था। देखो, मेडिकल हिस्ट्री में बहुत से ऐसे केसेस आए जिनमें लोग बरसों फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ रहते हैं और उन्हें इल्म भी नहीं होता। वो आदमी जिसके गले के करीब चाकू का फल, और मेरा मतलब है वाकई चाकू का फल, घुस गया था, 4 बरस तक उसको इल्म ही ना हो सका कि उसके गले में कुछ है। और जर्मनी की एक औरत 30-35 बरस तक अपने ब्रेन में 8 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल लिए रही। सर्जरी से ऐसी बहुत सी चीजें निकाली जाती रही हैं, मगर वो फिर रुका। ये नन्ही सी कील तुम्हारी ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल साथ फंसी है। चंद मिलीलीटर भी आगे पीछे होती तो तुम अंधे हो जाते।
اب اس सर्जरी का कम से कम मैं रिस्क नहीं लूँगा, इसकी कामयाबी का चांस कम और तुम्हारे अंधे होने का चांस ज़्यादा है। वो खामोशी से आदतन निचला लब दाँत से दबाए सुनता गया। कभी वो सोचता था वो बहुत खुशकिस्मत है कि वो बगैर किसी मुस्तकिल इंजरी के जेल से बाहर आ गया और फौज के लिए नाकारा नहीं हुआ, मगर वो गलत था। जेल अफसरान ने उसे पहले दिन कहा था कि कोई उनकी जेल से मुर्दा या अपाहज हुए बगैर नहीं जाता था। वो ठीक कहते थे, वो बिल्कुल ठीक कहते थे। फिर मैं क्या करूं? बहुत देर बाद उसने पूछा तो डॉक्टर ने नफी में सर हिला दिया। तुम दूसरी राय के लिए किसी और के पास जा सकते हो, बाहर चले जाओ, जर्मनी बेहतर रहेगा। यकीनन कोई मुझसे अच्छा सर्जन ये रिस्क लेने पे तैयार हो जाएगा। वो रात बहुत तकलीफ दे थी। एक तरफ ये सर दर्द और अब नक्सीर फूटना और दूसरी तरफ अंधे होने का खदशा। वो किसका इंतखाब करे? क्या इस कील को सर में पड़े रहने दे या फिर निकलवाने का खतरा मोल ले? और अगर वो अंधा हो गया तो अपाहज तो क्या होगा? करियर खत्म, मुल्क की खिदमत खत्म, हुकूमत का लाखों रुपया खर्च करके उसकी तरबियत दिलाना खत्म, जिंदगी खत्म। सुबह वो सीधा रेस्टोरेंट आया। आज पहली दफा उसका दिल किसी काम के लिए नहीं चाह रहा था। जिंदगी पहले भी बेयकीन थी, मगर अब तो मजीद बेयकीन हो गई थी। करियर का ख़त्म होना उसके लिए ज़िंदगी के ख़त्म होने के बराबर था। मगर फिर भी वो ये रिस्क लेगा। ख़तरा लिए बगैर भी कोई ज़िंदगी होती है भला? जहान भाई, वो आपकी दोस्त आई थी रात को काउंटर पे जिस वक्ती बैठने वाले लड़के ने बताया तो वो चूंका। हया क्या कह रही थी? अपनी दोस्त के साथ आई थी, आपका पूछा फिर चली गई। काफ़ी देर बाद दोनों दोबारा आई। उनके शायद को कोई पीछे लगा हुआ था। उन्होंने बैकडोर का रास्ता मांगा, फिर वो वहीं पेनेट्री में बैठी रहीं। 1:15 बजे वो पीछे से निकल गईं। और कुछ? और पाशा बे भी आए थे। अब की बार वो बुरी तरह चौंका। क्या कह रहा था वो? आपका इंतजार करते रहे, यहीं दरवाजे के पास कुर्सी पे बैठे रहे। अच्छे मूड में नहीं थे, आपसे मिलना चाहते थे। क्या वो दोनों लड़कियां उसकी मौजूदगी में आई थीं? बहुत दिन अपने मसलों में उलझने के बाद आज उसे फिर हया की फिक्र हो रही थी। जी, वो दोनों दरवाजे के पास खड़ी बातें कर रही थी। वो साथ ही बैठे थे। उन्होंने चेहरे के आगे अखबार कर रखा था। मुझे नहीं लगता कि दोनों ने एक दूसरे को देखा होगा। जब वो दूसरी दफा आए तब तक वो जा चुके थे। अच्छा, वो मुतमईन होकर अंदर चला गया। पाशा ने हया को देख भी लिया हो तब भी वो हरगिज नहीं जान सकता था कि वो जहान की बीवी है। उसे जानना भी नहीं चाहिए था। कमजोरियों को कैसे पकड़ा जाता है, जहान से बेहतर कौन जान सकता था। इसलिए कोई इसकी कमजोरी पकड़े वो नहीं चाहता था। बस अब वो जल्द अज जल्द हया को यहाँ से भेज देगा। इस्तांबुल गैर महफूज था, कम से कम उसकी फैमिली के लिए। मगर उसे वापस भेजने से कबल ज़रूरी था कि वो अपना पजल बॉक्स खोल ले और लॉकर भी। वहां मौजूद गार्ड को उसने हिदायत दे दी थी, जब भी कोई 9 नंबर का लॉकर खोलने आएगा गार्ड उसके 1 नंबर पे मैसेज कर दे। चंद पैसे लेकर गार्ड इस काम के लिए राजी हो गया था और अभी तक लॉकर खोलने कोई नहीं आया था। जब वो दोबारा बेवकदा गया तो उसने अपनी अलमारी चेक की, उसमें पजल बॉक्स नहीं था। वो आयशे ने रख लिया था या वापस हया तक पहुंच गया था, यही पूछने के लिए उसने बहारे को बुलाया। वो सर झुकाए ऊपर आई और साफ साफ बता दिया कि पजल बॉक्स उसने हया को दे दिया है। चंद लम्हे वो कुछ नहीं कह सका। उसका अंदाजा ठीक था। बहारे गुल आयशे से राज नहीं रख सकती थी। यकीनन उसने सबसे पहले आयशे गुल को बताया होगा। उसने बहारे पे गुस्सा नहीं किया, गुस्से वाली बात थी ही नहीं। वो उसके सामने पंजे के बल बैठा और उससे अपने राज के बारे में पूछने लगा। फिर तो मुझे तुम्हारे दूसरे वादे का भी एतबार नहीं करना चाहिए। और अब तो उसे इस वादे की पहले से भी ज्यादा जरूरत थी। वो उस पाक स्पाई को जनाजा नहीं दे सका था जिसको इसने अब्बा के साथ दफनाया था, मगर शायद बहार इसको जनाजा दे सके। ये अलग बात थी कि कवर ब्लो होने पर सब लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते, मगर बहार मुसर थी कि ऐसा नहीं होगा। पूरा अदलार बल्कि पूरा तुर्की तुम्हें छोड़ दे, मगर बहार गुल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मगर बहारे गुल के चेहरे पर शदीद गुस्सा उमड़ आया जब जहान ने बहारे की नई दोस्त का जिक्र किया। वो हया को बहुत पसंद करती थी, मगर अब्दुर्रहमान उसमें दिलचस्पी रखता है, ये बात उसको पसंद नहीं थी। वो अपने कज़न को पसंद करती और उसका कज़न बहुत हैंडसम है। उसने अपने ते अब्दुर्रहमान को मुकाबले का एहसास दिलाया। बहारे ने हया का कज़न कहाँ देखा, ये वो बाद में आयशा से पूछेगा, लेकिन अभी उसने अब्दुर्रहमान के मुतल्लिक हया की राय जाननी चाही तो वो फौरन बोली, ये सच है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। तब वो बहारे के सामने से उठ गया। वो ज्यादा देर रुकेगा तो बहारे समझेगी कि अब्दुर्रहमान इसे माफ कर दिया है, जबकि वो आयशे की तरह इसे भी ये तासुर देना चाहता था कि खफगी इतनी जल्दी बुलाने वालों में से नहीं है। तब बहारे ने उससे पहली लिखने वाले की बाबत पूछा। वो जरा चौंका, फिर लाइलमी जाहिर की, मगर उसकी अगली बात ने जहान को वाकईतन चौंका दिया। उसने क्यों नजरअंदाज कर दिया कि जो बॉक्स उसने बहारे को दिया था और वो जो हया को दिया था, दोनों की पहेलियों की लिखाई का अंदाज एक सा था, जबकि एक अब्दुर्रहमान ने दिया था और दूसरा मेजर अहमद ने। दोनों का एक साथ नहीं होना चाहिए था। हया ने महसूस कर लिया तो आयशा ने भी कर लिया होगा।
عبد الرحمان کا اصل تعارف میجر احمد عائشہ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ شام میں وہ عائشہ کے پاس بالخصوص اسی مقصد سے آیا تھا، مگر حیا نے اس کے سامنے کسی میجر کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ وہ مطمئن ہو گیا، پھر خیال آنے پر پوچھا، بہارے کہہ رہی تھی حیا کا کزن کافی ہینڈسم ہے، تم تو اس دفعہ اسے ساتھ نہیں لائی تھی جب میں حیا سے ملنے آیا تھا، پھر اسے کیسے پتا چلا؟ عائشہ کا چہرہ خفت سے گلابی پڑ گیا۔ نہیں، وہ دراصل حیا نے اس سے کہا تھا کہ اس کی شادی اپنے کزن سے ہو چکی ہے، تو بہارے بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اس کا کزن کیسا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ بہت اچھا ہے، جو سچ تھا وہی کہا۔ وہ گڑبڑا کر سر جھکا کر لکڑی چھیدنے لگی۔ تھینک یو عائشہ، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں کبھی تم سے کوئی اور فیور مانگوں تو کیا تم دو گی؟ بنا کسی تاثر کے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتی رہی، پھر گردن اس بات میں ہلا دی، تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ تمہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ جیسے کچھ کہتے کہتے رک گئی اور سر جھٹک کر دوبارہ سے کام کرنے لگی۔ وہ یقیناً موتیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، مگر کیا فائدہ؟ پھر ایک روز اس نے حیا کو میجر احمد کی طرف سے فون بھی کر لیا۔ اس کی باتوں سے اسے نہیں لگا کہ وہ باکس کے عبد الرحمان کی طرف سے ہونے کے بارے میں جان چکی ہے۔ اس روز وہ ذرا جنجلائی ہوئی تھی، شاید وہ تنگ آ گئی تھی۔ چلو خیر، جلد یا بدیر یہ کھیل ختم ہونے والا تھا۔ چند روز اسی روٹین میں گزر گئے، صبح ہوٹل گرینڈ اور دوپہر کی فیری لے کر استنبول آ جانا۔ طیب حبیب پاشا واپس استنبول آ چکا تھا اور اس نے بار بار کی مداخلت شروع کر دی تھی۔ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرو، وہ جواب میں اسے ٹال نہیں رہا تھا، مگر صرف تھوڑا سا وقت مزید مانگ رہا تھا۔ اپنی جگہ پہ طیب حبیب بھی ٹھیک تھا، اس کی زندگی استنبول میں تنگ ہو چکی تھی، اس کے دشمن عبد الرحمان کے دشمنوں سے زیادہ تھے، مگر وہ کیا کرتا کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، سارے احکامات پیچھے سے آتے تھے۔ سوئے طیب حبیب کو جھڑک کر خاموش کروا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ طیب بکتا جھکتا مگر پھر خاموش ہو جاتا۔ وہ عبد الرحمان کو انکار نہیں کیا کرتا تھا، اپنے غصے کا اظہار کر دینے کے بعد پسپائی بھی اختیار کر لیا کرتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی بقا عبد الرحمان کے ساتھ میں ہے، اس کی دشمنی میں نہیں۔ چند روز بعد اسے احساس ہوا کہ حیا کو اپنے فون میں اس کے ٹریسر کے بارے میں علم ہو گیا تھا، کیونکہ اس روز جب وہ اچانک سے برگر کنگ آئی تو وہ ذرا حیران ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں چلتے چلتے استقلال اسٹریٹ کو ختم کر لیں۔ وہ کام چھوڑ کر باہر آ گیا اور ساتھ میں اپنا فون بھی چیک کیا۔ اس کا ریسیور اسے بتا رہا تھا اس کا ٹریسر سبانجی میں ہی ہے، جبکہ حیا کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا، تو اس نے ٹریسر نکال لیا تھا، شاید اسی لیے اس نے صبح میجر احمد کے نمبر پہ ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ جہان نے سوچا وہ فارغ ہو کر اسے کال کرے گا، مگر فراغت سے قبل ہی وہ خود آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں آگے بڑھنے لگے۔ جہان کو یاد تھا جب حیا کے جنجر بیڈ ہاؤس توڑنے پہ وہ اس کے ڈورم کے باہر کھڑا رہا تھا اور اس نے اسے ٹائمڈ کال کی تھی، شاید اس کی موجودگی میں کال آنے پہ حیا اسے اپنا مسئلہ بتا دے۔ اس دن وہ بات ادھر ادھر کر گئی تھی، آج اس کے ساتھ جدیسی میں چلتے ہوئے اس کے ساتھ وہیں کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا اب ان دونوں میں اتنا اعتبار پیدا ہو چکا تھا کہ حیا اسے سب کچھ بتا دے؟ وہ جوس لینے ایک کیفے میں گیا اور کال کا ٹائم سیٹ کر کے جوس لیے باہر آ گیا۔ اس نے ریکارڈنگ نہیں لگائی تھی، جب حیا کال اٹھائے گی تو رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ وہ سمجھے گی کہ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی ہے۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ اس کال کی وہ کیا وضاحت دیتی ہے۔ وہ دونوں اب گلی میں کافی آگے بڑھ گئے تھے۔ حیا نے اس سے لندن جانے کا پوچھا ضرور، مگر خود اس کا اپنا ارادہ بیوک میں رہنے کا تھا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیوک میں رہنا چاہتی ہوں، وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر کہتی چل رہی تھی۔ اس روز بھی اس نے اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا، جو وہ چاہتا تھا وہ اس نے کبھی حیا سے نہیں کہا، مگر پھر بھی وہ ہو گیا تھا۔ اس سے آگے وہ کیا چاہتا تھا؟ بس اعتبار کا ایک رشتہ، جب وہ پیدا ہو جائے گا تو اسے خود بتا دے گا کہ وہ ان جنت کے پتوں میں کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ابھی جہان نے اسے ایک ٹرک دکھا کر اخبار طے کر کے پکڑا ہی تھا کہ حیا کا موبائل بجنے لگا۔ حیا نے موبائل نکال کر دیکھا اور کال کاٹ دی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ سرسری سے انداز میں بولی اور اسے سمجھ نہیں آیا وہ اس کو کیا کہے۔ وہ اتنی صاف گوئی سے بتا دے گی، اس نے توقع نہیں کی تھی۔ اس کے پوچھنے پہ حیا نے بس اتنا بتایا کہ میجر احمد کون ہے، مگر آگے پیچھے کچھ نہیں۔ سچ بتانے اور اعتبار کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کے درمیان سچ بولنے کا تعلق قائم ہو چکا تھا، مگر اعتبار کا شاید نہیں۔ نہ اس نے حیا کو خود سچ بتایا تھا، نہ ہی حیا نے اسے وہ تمام واقعات بتائے تھے جو اس کے ساتھ پچھلے چند ماہ سے ہو رہے تھے۔ جب وہ واپس چلی گئی تو وہ ریسٹورانٹ آ گیا۔ اس کا دل مطمئن تھا بھی اور نہیں بھی۔ حیا نے اسے جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر اس پہ اعتبار بھی نہیں کیا۔ وہ لندن بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بیوک میں رہے، وہ یہ نہیں چاہتا تھا، مگر جب دونوں کے درمیان اعتبار کا رشتہ تھا ہی نہیں تو وہ کس مان پہ اس سے کچھ منوا سکتا تھا؟ وہ ترکی صرف جہان کے لیے آئی تھی، وہ جان گیا تھا اب
وہ اس کو یہاں سے صرف اپنی وجہ سے ہی بھیج سکتا تھا۔ تبھی حیا کا فون آنے لگا۔ اس نے کال کاٹ کر خود فون کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب حیا نے خود اس سے بات کرنی چاہی تھی۔ زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس نے جہان سے میجر احمد کا ذکر کیا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ یہی جاننا چاہتا تھا۔ شوہر کا علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ اس کے جا کر کہنے پہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اب وہ اسے اب اسے وہ باتیں بتا رہی تھی جو اس نے عبد الرحمن اور طیب حبیب کے بارے میں سنی تھی۔ وہ تحمل سے اس کی سنتا اور سمجھاتا رہا۔ اسے صرف یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ حیا نے ساری باتیں کس سے سنی تھیں۔ کس بات کے جواب میں؟ وہ میں نے سنا ہے کہ کہہ رہی تھی کہ جہاں نے اس کی بات کاٹی۔ کس سے سنا ہے؟ اتنی تیزی سے پوچھنے پہ وہ بے اختیار کہہ اٹھی، کبرا خانم سے عدلار میں۔ تو یہ کبرا خانم تھی۔ عائشہ سے ان کی اچھی سلام دعا تھی اور ان کا بیٹا ہوٹل گرینڈ میں ایک معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ ان خاتون سے تو وہ ذرا واپس جا کر نپٹے گا۔ ابھی اسے حیا کے ذہن سے اس خیال کو نکالنا تھا۔ جو بھی تھا وہ میجر احمد پہ بھروسہ کرتی تھی۔ اس روز حیا نے پہلی دفعہ اس سے پوچھا تھا کہ جنت کے پتے کسے کہتا ہے۔ جواب میں وہ اسے وہ سب بتاتا گیا جو اس نے علی کرامت کی ممی سے بچپن میں سنا تھا۔ وہ دوری پوری باتیں، وہ نرم سا احساس، وہ دل میں اترتے لفظ، وہ ہر چیز دہراتا گیا، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھی، آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ آہ کاش کہ وہ بتا سکتا کہ اس نے اس اچھے انسان کو کب کب اور کیا کیا دے مارا ہوا ہے۔